हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज़ है मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन की। हमारा जो है मास्टर कैडर का 2022 का जो पेपर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, वो हमारा जो है बाकी है और इस वीडियो से हम उसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे और पूरा भी कर देंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है द गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज। कहता है कि गैडोलिनियम आयन जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है? 4f सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, कहते हैं द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, आपको करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। देखिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 64 उसका एटॉमिक नंबर है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे आपकी उन्होंने सॉल्व कर दी। अब देखिए आपको जिनोन की फॉर्म में उन्होंने सॉरी जिनोन को मतलब जो है आपकी नोबल गैस को लेके उन्होंने इसको कन्फिग्रेशन को लिखा है। तो जिनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है। तो 64 में से 54 तक के इलेक्ट्रॉन तो यहीं भरे गए, रह गए कितने? 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भरनी है जिनोन के बाद 4f में, 5d में और 6s में। ठीक है, 6s तो पूरी भरी जाती है, तो रह गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए या तो वो 8 के 8 यहाँ भर दे या फिर डी में 5 भर दे और एफ में जो है बचे हुए 3 भर दे। लेकिन आपको पता है कि जो आपकी एफ ऑर्बिटल है उसके अंदर 7 डब्बे होते हैं। तो वो क्या कोशिश करेगा कि 7 डब्बों में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाए। इसमें क्यों? क्योंकि हम 4f की हाफ ऑर्बिटल जो कन्फिग्रेशन है वो F7 को कहेंगे, है ना, F7 को कहेंगे। और या तो आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सिखाया जाता है कि या तो हाफ कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है या तो आपकी कंप्लीट फुली फील्ड जो आपकी ऑर्बिटल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हम फुली तो फील्ड नहीं कर सकते हैं 4f में सारे, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और f में कितने आने हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसको पूरा तो भर नहीं सकते। इसलिए इसमें जो है हम 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद रह जाते हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक डी में जाता है और 6s में दोनों जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट s तो पूरी भरे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। इसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या क्या होते हैं? देखिए रोहोडियम, ये इथाइलिन डाइमीन, ऐसे साइक्लिक आपका जो है EN का मतलब क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन, CH2 यहाँ पे NH2 लगा होता है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ होता है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ से भी करता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रोहोडियम के अराउंड। और 2 क्लोरीन आइटम यहाँ पे लगते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबल है। ये कौन सी आपका आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर। एक क्या पॉसिबल है कि आपके क्लोरीन जो है वो कैसे लगे हों? सिस लगे हुए हों। ठीक है, क्लोरीन ऐसे सिस लगे हुए, तो यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन लगा हुआ हो और ये कि यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन लगा हुआ हो। ठीक है, अब इसकी क्या मिरर इमेज आपको बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनेगी इसकी? यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे EN लगेगा और यहाँ पे ये EN लगेगा, तो ये मिरर इमेज बन गई। ठीक है, तो ये एक आइसोमर, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये तीसरा। ओके डन। तो आपके कितने आइसोमर बन गए? यहाँ पे 3, लेकिन 3 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो बच्चों एक्चुअली ये या तो उनको ये बोलना चाहिए था पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछते तो ये 2 आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, है ना, और इनमें से आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकता। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है, तो उस केस में आपका आंसर 2 हो जाता, नहीं तो इनको ऑप्शन में 3 जो है आंसर देना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्चुअली होती क्या बच्चों? मरकरी को मरकरी क्लोराइड में रखते हैं और वहाँ पे KCl का सॉल्यूशन बनाते हैं।
ये तो आपको पता ही होगा। KCl का सॉल्यूशन तो जो है ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रोड में रखा जाता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन पर्पस, है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें मरकरी होगा, HgCl2 भी होगा, KCl भी होगा, तो कौन नहीं होगा, सिर्फ HgO नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि कौन जो इनमें से क्या चीज है जो कैलोमल इलेक्ट्रोड में नहीं होती, वो क्या होती है, HgO। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विच रिएक्ट्स फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3। देखिए आपके कोई भी एल्काइल हैलाइड एक्चुअली जाते कैसे हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं AgNO3 से, AgNO3 से कैसे रिएक्शन करते हैं, ये X नेगेटिव बाहर निकलता है, AgX बनता है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेट आते हैं, ये R पॉजिटिव बनता है और NO3 नेगेटिव वहां पे पड़ा रहता है। फिर इस R पॉजिटिव की, ये R पॉजिटिव इन द सेंस के कार्बोकटाइन, इस कार्बोकटाइन की रिएक्शन आप किसी से भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, आपका अल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा और जो है ROR- जैसे ये चीज बना लेगा। ओके, तो ये आपका क्या बन गया है, कुल मिला के कार्बोकटाइन। तो आपको इसमें से ये पहचानना है कि कौन सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा, कौन सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन यहाँ पर बनाएगा, ये आपको देखना है। ये आपका अगर Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो टर्चरी कार्बोकटाइन बनाएगा, ये आपका Cl बाहर जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकटाइन बनाएगा, ये आपका Cl बाहर जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाएगा, ये आपका Cl बाहर जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकटाइन बनाएगा। तो सबसे स्टेबल तो टर्चरी कार्बोकटाइन होगा, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि इनमें से किसकी CFSE सबसे ज्यादा होगी, किसकी CFSE सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसमें क्या है, यानी कि देखिए ये Eg होगा और ये T2G होगा नीचे, है ना। इसकी एनर्जी 4dq होती है और इसकी एनर्जी जो है वो +6dq होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, D1 और D5, D1 होगा तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसकी CFSE कितनी आएगी, -4 × 1 यानी कि -4dq। D5 के लिए क्या आएगी, हाई स्पिन है तो 3 तो नीचे भरे जाएंगे, T2G में भरे जाएंगे 3 तो इलेक्ट्रॉन, और A2 बचे हुए Eg में जाएंगे। ये इसकी -4dq और इसकी एनर्जी +6dq, तो ये कितनी एनर्जी आ गई इसके केस में, 3 × -4 +6 × 2, तो ये तो 0 आ गई। इसमें क्या देखा हमने, D की एनर्जी -4dq आ गई और D5 की एनर्जी 0dq आई, यानी कि इनकी तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, D1 इसकी तो हमारी आई थी -4dq। ठीक है, D7 की देख लेते हैं, T2G में 1 2 3 4 5 6 7, आपके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 और 1 5, तो 5 गुना -4 प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, Eg में आ गए, तो 2 × 6, तो ये 5 चौके 20 -20 प्लस में 6 दूनी 12, ये आ गया कितना, -8dq आ गया। तो ये भी बराबर नहीं आया, ये D7 के लिए आई और ये D1 के लिए थी, दोनों बराबर नहीं है। D4 में चलते हैं, D4 में चलते हैं, D4 में क्या है, देखिए D4 में हाई स्पिन है, यानी कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में भरे जाएंगे नीचे, और Eg में कितने भरे जाएंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे अच्छे से ना, देखिए ये आपका Eg है ना, और ये आपका T2G है। ठीक है, Eg में 2 डब्बे होते हैं। D4 को भरिए, 1 2 3 और 4, CFSC निकालिए, तो 3 तो T2G में है, 3 × -4dq, है ना। नीचे वाले की एनर्जी अभी अभी बताया मैंने -4dq होती है, ऊपर वाले की एनर्जी 6dq होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बच्चों, 1 × 6, तो ये 12 -12 +6 यानी कि -6dq। ठीक है, -6dq आ गया। D9 देखो, अब D9 कैसे भरा जाएगा,
इसके लिए माइनस के 6d3 यहाँ पे लिख दो। D9 के लिए देखो, D9 के लिए देख लेते हैं। देखिए D9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे तो अनपेड। अच्छा, उससे तो CFSC का कोई लेना देना नहीं है, हम CFSC निकालते हैं। तो नीचे D2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 6 की गुना -4 से करेंगे प्लस, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 3 की गुना 6 से करेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 18, तो कितना आ गया, माइनस का 6d3 आ गया। हाँ जी, इन दोनों की एनर्जी इक्वल आ चुकी है, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन, ये क्या होता है। देखिए आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है, ये आइसोब्यूटाइलिन होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, देखिए ये आपका आइसोप्रीन होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आता है, इसके और इसके बीच में, ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये बॉन्ड ऐसा ही एक दूसरी यूनिट के साथ बनाता है। तो कुल मिला के आपका आइसोमर कैसा बनता है, इस आइसोमर को बोलते हैं बच्चों ब्यूटाइल रबर। कौन सा आइसोमर बोलते हैं, ब्यूटाइल रबर आइसोमर बोलते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इस तरीके से रिपीट होता है। ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, बैकमन रीअरेंजमेंट कह रहे हैं कि इस जो आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर जो है, और उसके बाद एक बार बैकमन रीअरेंजमेंट करो, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें पानी डालो। ठीक है, तो बेसिकली बैकमन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पहले तो ये ऑक्सीजन जो है ये H पॉजिटिव पे अटैक करता है। ठीक है, समझते चले जाइएगा, आराम आराम से समझ में आ जाएगा बैकमन रीअरेंजमेंट। ठीक है, बाकी आपको नीचे रेफरेंस तो दिया ही हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं उस बुक को, मतलब कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए ये पानी तो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ, ये pH उठ के जाता है यहाँ नाइट्रोजन के पास, और ये पानी जाता है बाहर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार ये वाला स्टेप, और आप वीडियो को भी एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, बाय चांस अगर नहीं समझ में आता। तो मैंने क्या कहा, पहले तो आपका OH जो है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड पे, ये pH उठ के अपने इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये पानी बाहर निकल जाएगा। ये होती है आपकी बैकमन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। ठीक है, इतना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका यहाँ पर फिर से पानी अटैक करता है, जो ये पानी गया ना यही अटैक करता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो ये pH तो यहाँ पे लगा ही हुआ था, इस कार्बन के ऊपर जो है आपका ये OH2 पॉजिटिव जो है अटैक कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना, ये pH बना। अब ये OH2 क्या करेगा, अपने ही एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने ले लेता है और H पॉजिटिव बाहर भगा देता है। शुरू में जो H पॉजिटिव लिए थे वो वापस भी तो करने हैं उसको। तो ये लीजिए, ये एक तरीके से आपका यहाँ पर एल्कोहल तैयार हो गया। अब यही ऑक्सीजन क्या करती है, अपने ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करती है और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव भेजती है
उस नेगेटिव के ऊपर ये H पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा। पहले एक स्टेप लिखूंगी, बाकी बाद में करेंगे। तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो OH पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये pH हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो वो इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे भगा देगा और खुद इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव से अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका अमाइड बन गया। ये हुई आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, जब आप इसमें पानी डालते हो फर्दर, इसमें जब पानी डालते हो, थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ। जब आप यहाँ पे पानी ऐड करते हो बच्चों, तो ये यहाँ से आपकी क्लीवेज हो जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा समझने का मन है तो, कि ये पानी क्या करेगा, यहाँ पे आके इसको अटैक करेगा। ठीक है, और ये NH वाले जो आपका एनिलीन मतलब NH नेगेटिव को जो है बाहर निकालेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सब तो समझ आ गया, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से। आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, कि मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ठीक, चलिए देखिए, हम ऑर्गेनिक को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स का जो है ट्रांसफर हो रहा है। देखिए H2O ने इस पे यहाँ पे अटैक किया, कार्बोनिल पे अटैक होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको बता रही होती हूँ, मैं ये आपको बता रही होती हूँ कि अगर कार्बोनिल पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये वापस नहीं आते अगर यहाँ पर लीविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ होता। ठीक है, चलिए तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये और OH2 पॉजिटिव। इसका तो आपको पता ही है, 10 बार बता चुके हैं, ये हर बार हम डिस्कशन करते हैं कि अगर OH2 पॉजिटिव लग जाता है आपके कंपाउंड के अंदर तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ही एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में और उसके इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए बन गया। ओके, दूसरा क्या निकल के आया था, देखिए pH NH नेगेटिव, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला ये ले लेगा ना, उस H पॉजिटिव को रख लेगा, इसको जरूरत है, तो ये NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये pH मतलब बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो देखो एनिलीन किस किस में दिया हुआ है इन्होंने, एक तो ऑप्शन नंबर C में एनिलीन दिया हुआ है, एक ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। और हमारा दूसरा कंपाउंड क्या निकला है, ओहो अरे इसका ये एक कार्बन नहीं छोड़ना है भाई, ये एक कार्बन के बाद लगा हुआ है ना ये, तो ये ऐसे गलत नहीं करना है। ठीक है, ये PH CH2 COOH है, ये कौन क्या है, आपका फिनाइल एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिडिक एसिड है। देखिए इसको भी समझ लेते हैं, क्या आया हमारा PH CH2 COOH, यानी कि ये आपका CH2 COOH के ऊपर यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है। एक का तो हमें पता चल गया कि एनिलीन है, दूसरे का नाम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH, इसकी एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगाया है, तो इसको क्या बुलाएंगे, फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया। तो C ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ दिस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये आपका इथाइल एसिटोएसिटेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इथाइल एसिटो नहीं मिथाइल एसिटोएसिटेट बोलते हैं ना, ये आपका मिथाइल एसिटोएसिटेट कहते हैं। इसके लिए इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहती है। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, कीटो फॉर्म है। यहाँ वाला हाइड्रोजन
अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके और यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाए तो इसको हम बोलेंगे, इसकी इनोल फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म बोलेंगे बच्चों? इसकी इनोल फॉर्म बोलेंगे। तो ये किस वजह से कह रहे कि ये ज्यादा स्टेबल रहता है, कह रहा ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है। कह रहे सर क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये वाला जो कीटोन है और ये वाली जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री। जब इंजन के लिए दो टेम्परेचर दिए होते हैं बच्चों, तो एक को आप क्या मानते होते हो? सोर्स। जो हाई टेम्परेचर होता है उसको हमेशा सोर्स मानते होते हैं, और जो लो टेम्परेचर दिया होता है आपको स्टीम इंजन के लिए, जो लो टेम्परेचर दिया होता है उसको आप सिंक मानते होते हो। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, आपको केल्विन में रखना होता है, पर इसमें 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कितना बन जाएगा? 373। 25 डिग्री सेल्सियस कितना बन जाएगा? 298 डिवाइड बाय 373। ये आप इसको आप 100 से जरूर मल्टीप्लाई करना, तभी परसेंटेज आएगी। इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट 20% आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3p। 3p ऑर्बिटल में 3p यानी कि n की वैल्यू तो है 3, p की वैल्यू कितनी हुई? 1, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के l की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्योंकि 3p दिया, l की वैल्यू 1 है। ओके डन। ओके, आप m की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं? -L2 + L। -L मतलब कि -1 2 + 1, और बीच में क्या रह गया? 0। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड इन हेलोजन ग्रुप इज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड आपको हेलोजन ग्रुप में बताना है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड इन हेलोजन ग्रुप इज। आपको हेलोजन ग्रुप के अंदर एफिनिटी ट्रेंड बताना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने के बाद कोई जो आपका एटम है वो कितनी एनर्जी को रिलीज करता है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन की एफिनिटी, फ्लोरीन, वैसे तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, लेकिन वो क्या शेड पेयर को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मन तो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके पास जगह नहीं होती इलेक्ट्रॉन को रखने की। जब जगह नहीं होगी तो वो ठीक से इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करने के बाद अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाएगा। खुशी मतलब कि एनर्जी जो है आपकी रिलीज नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। कहते विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है बायोमोलिक्यूल्स के लिए। कहता ऑल हैव डी कन्फिगरेशन। डी कन्फिगरेशन कैसे देखते हैं? आपका जो लोअर लास्ट वाला जो कार्बन होता है, मतलब कि जो आपका एल्कोहलिक लास्ट कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे हम देखते हैं कि आपका हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ है तो आपका डी कन्फिगरेशन, राइट की तरफ है तो आपका एल कन्फिगरेशन। इन सब में ही लेफ्ट की तरफ आपका एच रखा हुआ है, यानी कि ये सब क्या है? डी कन्फिगरेशन के। 3 आर एल्डोस शुगर एंड 1 इज कीटोस। सच है ये जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोस शुगर होती है, जिसके अंदर कीटो ग्रुप होता है वो कीटोस शुगर होती है। ठीक है, ओके। ऑल हैव कार्बोनिल एंड अल्कोहल ग्रुप। सब में ही कार्बोनिल और अल्कोहल ग्रुप है। हाँ, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये बाकी भी इतने सारे अल्कोहल ग्रुप पड़े ही हुए हैं इसमें, तो खूब सारे। ऑल आर एल्डोस शुगर नहीं, अभी एक ऑप्शन में तो उन्होंने बोला कि 3 जो है आपकी एल्डोस शुगर है और बाकी आपकी एक आपकी कीटोस शुगर है। तो ये डी ऑप्शन में ये कैसे कह सकते हैं ऑल आर एल्डोस शुगर? खुद ही तो बोला उन्होंने, खुद ही को कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो डी इज द आंसर।
फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी ना। अ वाटर सैंपल इज फाउंड टू पोजेस 162 ml per liter of this, its hardness in terms of CaCO3 equivalents is। देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि CaCO3 बनता कैसे है। CaHCO3 से CaCO3 बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो 1 मोल CaHCO3 से 1 मोल CaCO3 बनता होता है। इसका मोलिकुलर वेट होता है 162 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट होता है 100 ग्राम। तो हमें ये पता है कि 162 ग्राम आपका बाई कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट होगा, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम निकलता है। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें इतना CaCH3 है, तो बताओ उसमें CaCO3 कितना है। तो हमने तो बोला 162 से 100 ग्राम ये प्रोड्यूस होगा। जो ये दिया हुआ है 16.2 ml पर लीटर से कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो यानी कि आपको बेसिकली इसके नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। आपको बेसिकली मैं लिख देती हूँ 162 ग्राम ऑफ CaHCO3 ट्वाइस प्रोड्यूसेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, आपको पता किसका करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है इससे कितना आपका CaCO3 निकलता है। ठीक है, ओके डन। हम पता करते हैं कि इसमें कितने ग्राम आपका CaHCO3 है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका पर मोल। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, 162 ग्राम का मोलिकुलर वेट का मीनिंग क्या होता है, 162 ग्राम पर मोल, यही होता है ना मोलिकुलर वेट का मीनिंग, तो यही होता है ना। ठीक है, ओके चलिए, यानी कि हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके आपके CaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली निकलते हैं आपके, देखिए उन्होंने 16.2 mg पर लीटर दे रखा है। ठीक है, तो ppm में हम इसकी कंसेंट्रेशन निकालते होते हैं ना, ppm में निकालते हैं। तो हम पता करते हैं कि ppm में आपके कितने ये जो CaHCO3 है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो ppm में कितने दिए होंगे, आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे CaHCO3 है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ppm में आ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन किस में आ जाएगी, ppm में आ जाएगी। ठीक है, तो पता करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 16.2 mg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, हो गया, डिवाइड बाय 1 लीटर। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लेकिन क्या नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो 1 लीटर पानी में बनाया हुआ है उन्होंने सॉल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूट आएगा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, हमको क्या बनाया हुआ है, पानी में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। पानी की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर लीटर ही होती है। ठीक है, तो 1 लीटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर हो 1 kg पर लीटर होती है। तो आपको क्या पता चल गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, मास आ जाएगा ना, डेंसिटी कितनी है 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर। मास यहाँ थोड़ा सा, एक तो जगह का थोड़ा सा कम ही रहता है हमेशा, इसको सारे पीछे वाले को हटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पर लीटर 162 mg पर लीटर दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 1 ही लीटर पानी है। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है 1 kg पर लीटर, मास हमें पता करना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 लीटर है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 लीटर को ले जाके, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना आ गया, मास आ गया 1 kg। kg में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, mg में रखेंगे।
mg में रखेंगे तो उसको रख दो, mg में कितना 1 kg कितना mg हो जाएगा, सॉरी ग्राम में रखेंगे कितना ग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम कितना ग्राम आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ओके रख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका आ गया 1000 ग्राम। ठीक है, इंटू 10⁻⁶ तो है, ये ppm में कंसेंट्रेशन आ गई आपकी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 162 आपका 16.2 ही आ गया, ये है ना 16.2 आ गया। अब देखिए 16.2 आ गया, ओके। अब 162 ग्राम से आपका 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस होता है, तो 16.2 से कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 162 इंटू 16.2, तो ये आपका कट के जो है आपका कितना आ जाना चाहिए, जो है 10 ppm आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है हमारी ना कुछ गड़बड़ हुई है किसी तो कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये आप एक बार कंफर्म करके इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे जब मैंने इसका सॉल्यूशन की कैलकुलेशन की थी तो मेरे हिसाब से इसका जो आपका आंसर है वो 100 ppm आना चाहिए था, बट अभी जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपका 10 ppm। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर जो है कंफर्म कर लीजिएगा कि कंफर्म करके ये आपका आंसर एक्चुअली कितना आता है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए एक अलग से जो है फिर आपका सोल्यूशन जो है वो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ऑन द स्पॉट और पीछे से जो कैलकुलेशन होती है कभी कभी उसमें जो है डिफरेंस आ जाता है। रोटेशनल एनर्जी को कैसे देते हैं बच्चों, E इज इक्वल टू बी इंटू जे इंटू जे प्लस 1 ऐसे देते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके आपको देखिए इसी के साथ आप यहीं से आप अपना आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि किसी में भी जे इंटू जे प्लस 1 दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ इसमें दिया हुआ है। और ये जो आपका रोटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई होती है। तो आपका आंसर सीधा सीधा आपको दिख रहा है बी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन C2H6। C2H6 में आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड किसके बराबर होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-6। अब n मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो 2 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, माइनस में 6, तो ये कितना आ गया 24 - 6, तो ये कितना आ गया आपका 18। सो ए इज द आंसर। 16 की तरफ चलिए। 16 क्वेश्चन में बोला है कि आपको दे रहा हूं, एक तो एनिलीन दे रहा हूं, ठीक है, एक दे रहा हूं अमोनिया और एक दे रहा हूं मिथाइलअमीन यानी कि CH3NH2। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये तो एनिलीन जो है वो तो सबसे कम बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस में बिजी रहेंगे, तो एनिलीन जो सबसे कम बेसिक रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी और बी। अब आपको अमोनिया और मिथाइल अमोनिया में आपको मिथाइलअमीन में आपको चूज करना है। अब देखिए इसके ऊपर ऐसे ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बढ़ाने के लिए, तो ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो ये ज्यादा बेसिक रहेगा। बेसिक होने का मतलब बेस कौन होते हैं, लुईस बेस पूछ रहे हैं ना, ये लुईस बेस कौन होते हैं, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, तो मिथाइलअमीन सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है, the dissolution of CH3COONH2 in water is spontaneous process। कहता है इसको पानी में घोल रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कहता है जैसे जैसे ये घुलता है, ठीक है, जैसे जैसे ये पानी में घुलता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, या कह लीजिए कम करना पड़ता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ, देखिए G और S
इनके साइन हमेशा फिक्स रहते हैं किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। इनके साइन हमेशा फिक्स रहते हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो दोनों ऑप्शन होंगे ही, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने डेल्टा एस को लेस देन 0 बोला है, ये पॉसिबल नहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे ये इसमें घुलता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कब कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसका टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है बच्चों, वो तब होता है अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, क्योंकि आपकी रिएक्शन को क्या करना होता है, दिए हुए टेम्परेचर को यूज करना होता है ना। तो जैसे जैसे आप अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट पहले ही निकल रही होती है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को जो रिएक्शन है वो अपने आप डिक्रीज कर लेती है। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाई एंड आयोडीन। कहता है कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है टर्मिनल CH3 लगा हुआ हो, यहाँ पर या तो OH लगा हुआ हो और कुछ भी लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हो और कुछ भी लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में I2 से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में I2 से करवाते हैं। तो ये I2 क्या करता है, यहाँ से आयोडोफॉर्म निकाल देता होता है, CHI3, ये आपका आयोडोफॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ से CHI3। लेकिन ये वाला ग्रुप होना बहुत जरूरी है, अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं परफॉर्म होगा। तो देख लेते हैं किस किस में ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है इसमें, तो ये वाला ग्रुप, ठीक है। इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड COH H2, ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है, ये भी देगा। डाई इथाइल कीटोन यानी के कीटोन के दोनों तरफ डाई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3 CH2CO प्रेजेंट है, हमें चाहिए क्या है, CH3CO चाहिए होता है। सो सी इज द आंसर, सीधा सीधा। बाकी आइसोप्रोपाइल को आप लोग खुद चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जिंक इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन से वाले एंजाइम में आपका जिंक जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो आपका साइटोक्रोम P450 होता है, परऑक्सीडेस जो होता है, और जो आपका नाइट्रोजनेस होता है, इन सब के अंदर जो होता है आपका आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर ही आपका जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बी इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय 3s इलेक्ट्रॉन। 3s इलेक्ट्रॉन्स ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है, आपका एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग फैक्टर जो होता है। शील्डिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए 3s इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 3s इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है उसमें, पहले कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 3p6। उसने बोला s इलेक्ट्रॉन कितना आपका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि p से तो अपने को मतलब है नहीं, है ना। अच्छा p में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 16 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि टोटल, ठीक है। तो देखिए कैसे करते होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस ऑर्बिटल का आप देख रहे हैं उस ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.35 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू आपका 0.35, प्लस में जो उससे पिछली वाली आपकी ऑर्बिटल है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने हैं इनटू 0.8 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस
जो n-2 जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए सबका ही कंट्रीब्यूशन 1 आपको करना होता है। तो nth में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये 3s है आपकी, क्योंकि इसी को देखना है ना आपको, तो इसीलिए यही आपकी पहली ऑर्बिटल हुई। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 0.35। n-1 में ये आपकी n-1 है पूरी की पूरी, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 इंटू 0.8 प्लस n-2 कौन सी हुई? ये s वाली, 1s वाली, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उसका कंट्रीब्यूशन 1। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है आपका 2, ये 6.4 प्लस 2 ये 0.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ के यहाँ पे आप 16 में से माइनस करिएगा, ऑलमोस्ट 6.5 आ जाएगा। आंसर किसके आसपास चला गया? 6 के आसपास चला गया। सो डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, कहता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एनिलीन इज ट्रीटेड विद HCl। एनिलीन इज ट्रीटेड विद HCl, ये आपका एनिलीन था। ठीक है, इसको HCl से ट्रीट करवाया, तो यहाँ पे HCl से ट्रीट करवाएंगे तो यानी कि एनिलीन आपको पता ही है NH2 के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, तो वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा था। क्यों? क्योंकि NH2 क्या करता है, आपकी जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग में क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे ठीक है, डन। ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है। अब ये क्या है? डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए जैसे ही NH2 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे बन गया ये NH3। अब ये यहाँ पे अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया। और अच्छा, इसको ना ऐसे भी समझ लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के वे में समझने की बजाय इसको ना ऐसे समझ लेते हैं कि जब आपका लोन पेयर था NH2 के पास, तब आपके यहाँ पे क्या बन रहे थे? बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, पैरा पोजिशन पे जाएगा, फिर ये फिर से ऑर्थो पे जाएगा, ऐसे करके आपके एटलीस्ट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं एनिलीन के। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एनर्जी उतना ही कम होती है ना, मॉलिक्यूल की स्टेबल ज्यादा होता है ना, एनर्जी कम। तो एनर्जी आपको पता है, एनर्जी किसके बराबर होती है? H न्यू के, और न्यू किसके बराबर होता है? C बाय लैम्डा के, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। यानी कि अगर एनर्जी कम होगी बच्चों, तो आपकी उस मॉलिक्यूल के लिए जो वेवलेंथ है वो हाई होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो चले गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर चले गए या कह लीजिए कि कम हो गए, तो यानी कि एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन तो लैम्डा क्या होगी? घट जाएगी। एनर्जी बढ़ने से लैम्डा घटती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों, और जब लैम्डा घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए, which type of catalyst is used for synthesis of urea formaldehyde resin। कहता है कि आपका एक कैटलिस्ट है जिसको हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन बनाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इसमें से कौन सा कैटलिस्ट आपका यूज किया जाता है? ठीक है, तो आपका कौन सा कैटलिस्ट इसमें से यूज किया जाता है? आई थिंक कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाएगा? कैटलिस्ट, अच्छा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन होता है ना। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन के लिए आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूरिया जो फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन है उसका आंसर, इसका आंसर सॉरी आ गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको XYZ 3 मेटल आपको दिए हुए हैं, उनका आपको जो है दिया हुआ है क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रहा है और पूछ रहा है आपको कि इसमें से कितना, मतलब कि आप इनको कॉरस्पॉन्डिंग इनकी रिड्यूसिंग पावर को आप कंपेयर करिए। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है सबकी रिड्यूसिंग पावर को। तो आपको हमेशा से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा पढ़ाया जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा किसी भी मेटल का, मतलब क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल है रिड्यूस होने का। और जितना कम होगा मतलब उसके अंदर पोटेंशियल रिड्यूस होने का नहीं है, तो क्या होने का है, ऑक्सीडाइज होने का है। यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा तो औरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जितना कम वैल्यू आपके रिडक्शन पोटेंशियल की होगी वो उतना ज्यादा अच्छा जो है उतना ज्यादा अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज आपको दी हुई है। क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, 0.34 माइनस 3.05 एंड माइनस 0.76। अब सबसे ज्यादा आपका कौन से वाला जो है आपका यूज हो रहा है, सॉरी कौन से वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, माइनस 3.05 सबसे ज्यादा नेगेटिव है। सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव माइनस 3.05 है तो यानी कि वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन से वाले ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए एक्स सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि NaCl में मैंने AgNO3 को मिक्स किया है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये 25 मिक्स किया और ये 25 आपस में मिक्स किया, मतलब कि टोटल वॉल्यूम तो हो गया अब आपका 25 ml। ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल ml हो गया, सॉरी वॉल्यूम हो गया 25 ml। ये कितना लिया था, 0.0005 मोलर। ठीक है, तो जब ये मिक्स किए पहले इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.005, इसके कितने थे 0.01, ये कितना लिया 25 ml, ये कितना लिया 25 ml। फाइनली निकालो नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है तो आपको मिली मोल्स निकलेंगे, मोल्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, या आप उसको 1000 से जो है डिवाइड करिए फिर वो सब करके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, अच्छा नंबर ऑफ गिवन वेट तो है नहीं ना, मोलारिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, जो आपकी मोलारिटी दी हुई है उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम तो 50 ml अब हो चुका है, पहले मोलारिटी कितनी थी 0.005, अब वॉल्यूम कितना है 25 ml, तो ये आपके मिली मोल्स आ गए NaCl के। AgNO3 के और निकाल लो 0.01 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितने आए देख लेते हैं, 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 0.025 है ना। ये कितना आएगा बच्चों, ये ये 100, ये 0 तो कट गया तो 0.5 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि आपको देखिए AgNO3 से अगर आप NaCl की रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, AgCl बनेगा और ये क्या देता होता है हमें, येलो प्रेसिपिटेट देता होता है। लेकिन अब हमें यहाँ देखना ये है कि क्या हमारे पास AgNO3 इनफ है, हाँ है, क्योंकि इसके मिली मोल्स जो है वो आपके NaCl से ज्यादा है, NaCl से ज्यादा है तो ये पूरा NaCl को कंज्यूम कर जाएगा, पूरा कंज्यूम कर जाएगा तो पूरे येलो पीपीटी बन जाएंगे। सो B is the answer, precipitates of AgCl will form। ठीक है, ओके।
बाकी इसको वैसे क्योंकि इन्होंने KSP दिया हुआ है तो आपको आयनिक प्रोडक्ट जो है वो देखनी होती है, वो ग्रेटर देन KSP यहाँ पे आएगी। आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब कि आपके जो Cl नेगेटिव आयंस हैं और जो यहाँ से NO3 नेगेटिव आयंस है, यानी कि 0.025 होंगे Cl नेगेटिव आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस कितने होंगे, 0.5 होंगे, है ना। जितना AgNO3 है उतने ही तो निकलेंगे ना NO3 भी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप करके देखोगे तो वो KSP से बड़ा आएगा, ठीक है। जब KSP से बड़ा आता है आयनिक प्रोडक्ट तो वो वहां पे प्रेसिपिटेट्स बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको X बताना है क्या होगा इस रिएक्शन में। देखिए पिरिडिन रखा हुआ है मतलब के बेस है, ये आपका क्या रखा हुआ है, देखिए तो पिरिडिन रखा हुआ है मतलब बेस रखा हुआ है। बेस क्या करेगा, आपकी एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को वो निकाल लेगा H पॉजिटिव को और यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगा। अब आपको मैंने हमेशा ही समझाया ही है, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में भी कर रहे थे कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल हो तो कार्बोनिल कार्बन पे आके अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे कुछ होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो वापस आ नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बनता है, CH3, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद भी पेट इनका नहीं भरता है, पेट इनका इसके बाद भी नहीं भरता है, तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाते हैं पानी की फॉर्म में। जब OH और H पानी की फॉर्म में निकलते हैं तो आपको क्या, आप उसको क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या रिजल्ट निकल के क्या आता होता है, रिजल्ट निकल के आता है अल्कीन बन जाता है वहां पे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका अल्कीन बन जाता है। इससे मैच करता हुआ आंसर ढूंढिए, इससे मैच करता हुआ आंसर ढूंढ लीजिए। इससे मैच करता हुआ कोई भी आंसर इन्होंने नहीं दे रखा है ना, तो इससे मैच करता हुआ देख लेते हैं CH3COH। अच्छा उन्होंने हीट भी कर रखा है ना, तो आप यहाँ से जब हीट करेंगे तो यहाँ से आप CO2 भी बाहर निकाल देंगे, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH। हीट भी कर रखा है ना, हीट को भी यूज करना है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है ना हीट, जब भी आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट को नहीं छोड़ा, यहाँ तक लेके गए, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो में जो है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है और हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।